अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन इश्यूज़ जो कि अब बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन ख़तरनाक नताइज के साथ सामने आ रहे हैं। डायबिटीज़ 100 दफ़ा हम इसमें प्रोग्राम कर चुके हैं और बार बार इसलिए करते हैं कि बार बार हम आपके साथ मालूमात शेयर करते रहें, आपको बताते रहें, आपको जगाते रहें, आपको ये बताते रहें कि आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर किस तरह से रखना है। आज हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनका तारुफ कराती चली हुई कंसल्टेंट फिजिशियन है डॉक्टर कैसर फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम से किसी को क्या शुगर हो जाती है या इसके लिए पहले आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं? बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि ये कोई नज़ला ज़ुकाम नहीं है कि आप रात सोएं और सुबह उठें आपको शुगर हुई पड़ी हो। शुगर का जो प्रोसेस है ये कई सालों से आपकी बॉडी में चल रहा होता है। अच्छा। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को अलामात आ भी रही होती है लेकिन वो उसको थकावट या वैसे ही मूड पे या नींद की कमी या वैसी चीज़ों पे डाल के अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात लोगों को कुछ अलामात आती भी नहीं है लेकिन उनके अंदर प्रोसेस चल सकता है। जो कॉमन इसकी सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं जो शुगर ज़्यादा होने की इंडिकेट करती हैं, उसमें पेशाब का बार बार आना, अच्छा। प्यास का ज़्यादा लगना, पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आपको प्यास लग जाए, इसके अलावा हर वक्त थकन रहे आपको, फटीग रहे, इसके अलावा आपका एकदम वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, और इसके अलावा आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी में कोई प्रोसेस चल रहा है डायबिटीज़ के हवाले से या शुगर के हवाले से। अब तो ये ना कुछ किसी एक स्पेसिफिक एज में जाके लोगों को शुगर होती थी, अब तो बहुत यंग एज में, तो यंग एज में भी ये अलामात हों तो आपको अपना शुगर टेस्ट कराना है? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले हमारे पास जो शुगर की जो मेजर जो टाइप्स हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 हैं। जो टाइप 2 थी पहले तो ये 40 साल के बाद होती थी, आज से कोई पीछे 5-10 साल पीछे चले जाएं, लेकिन अब जो टाइप 1 जो होती थी वो अमूमन 20 साल से नीचे उम्र में होती थी, लेकिन अब ये दोनों यानी कि टाइप 2 जो बड़ों वाली है या जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, इस जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, ये इवन यंग एज में आना शुरू हो गई है। मेरे पास से ऐसी क्लिनिक में अब बच्चे आते हैं जो 12-13 साल के हैं, जिनको हमें पहले टाइप 1 बनाना पड़ता था कि इंसुलिन वाली शुगर समझी जाती थी कि इंसुलिन लगनी है, लेकिन उनकी अब शुगर टाइप 2 आ रही है जो कि 40 साल के बाद आती थी। ऐसे ही मेरे पास एक बच्चा पिछले दिन आया 14 साल का, उसकी स्किन पे बस रैश बना है, जल्द पे खारिश हुई, जल्द के डॉक्टर के पास गए, उसने एहतियातन वैसे ही टेस्ट करवाया कि कहीं शुगर तो नहीं है, पता चला कि जो शुगर का जो एवरेज टेस्ट है HbA1c वो 14 से भी ज़्यादा है, और टेस्ट करवाने पे पता चला कि ये टाइप 2 है जो बड़ों वाली शुगर है। अच्छा। और लाइफस्टाइल पूछा जी बच्चा खाता क्या हवाले से, तो अंदरून के रहने वाला था बच्चा लाहौर में, तो बिरयानियाँ और इसके अलावा बर्गर्स, और वालिद बताते हैं कि जी अगर मैं ये चीज़ें नहीं देता तो बच्चा मारने पे आ जाता है। ओह माय गॉड। तो ये जो लाइफस्टाइल की खराबी है वो बच्चों में भी जो शुगर अर्ली स्टेज पे लेके आ रही है, और इवन इसमें कुछ टेस्ट भी हैं सम टाइम जिनसे आप शुगर अपनी अर्ली डिटेक्ट भी कर सकते हैं। कई साल पहले आप अगर मैं चेक करना चाहूँ तो लाइक मुझे आपको सपोज कोई अलामत नहीं आ रही लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपको शुगर हो तो नहीं सकती या हो तो नहीं जानी, जो शुगर के जो मेन स्ट्रीम टेस्ट हैं उसमें फास्टिंग शुगर समझी जाती है कि आप खाली पेट निहारमोश सुबह शुगर चेक करें रात खाने के 8-10 घंटे के बाद, या रैंडम चेक करें जो खाने के 2 घंटे बाद चेक की जाती है। ये इसके अलावा एक टेस्ट होता है एवरेज HbA1c जो 3 माह की एवरेज शुगर बताता है आपको। ये सम टाइम आपके बहुत लेट जाके ख़राब होते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का, उसका टेस्ट अगर आप पहले करवा लेते हैं तो आपको सालों पहले ये मालूम हो सकता है कि आपकी बॉडी में वो यानी कि बीज जो आपने बोए हैं वो पौधे तो शायद अभी नहीं बने लेकिन वो बीज आ गए हुए हैं, वो आपको प्रॉब्लम लेटर ऑन स्टेज पे आ सकते हैं। तो उसके टेस्ट का नाम है HOMA-IR, HOMA-IR, होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें 2 चीज़ें चेक होती हैं, आपकी फास्टिंग शुगर और फास्टिंग इंसुलिन। उसकी कैलकुलेशन के जरिए अगर आपका जवाब 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर और ख़वातीन में PCOS के प्रॉब्लम्स, ये इस एक बीमारी के साथ लिंक्ड है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको लेटर स्टेज पे हो सकते हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करना शुरू करें तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो यानी भी इतनी नहीं। खतरनाक बात आप कह रहे हैं कि आपको अगर इनमें से एक बीमारी हो गई तो वो फिर एक पीछे लंबी कतार तैयार है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बीमारियां आपको हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा अगर आप अपनी शक्ल देखें, आपका सपोज जो पेट है वो बाहर निकला हुआ है,
आपकी जो पेट की जो नाफ से आप सर्कमफेरेंस लेते हैं, अगर आपकी वो हाइट से डबल है, लाइक सपोज आपका 70 इंचेस हाइट है और आपका जो वेस्ट है वो 35 से ज़्यादा है, तो ये भी मतलब है कि आपके अंदर जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के गर्दन पे ब्लैकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो लोग समझते हैं शायद नहाता नहीं है बच्चा इसलिए काली होना शुरू हो गई है, तो वो भी एक इशारा होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, जो शुगर होने का प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ लोगों में पाँव जलना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई जख्म हो जल्दी हील नहीं होता, तो ये इशारे हैं जो कि आपको शुगर की तरफ लेके जा सकते हैं। अक्सर लोगों के पाँव पे काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन ब्लैकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं पाँव की उंगलियों में सफ़ेद कलर के, वो भी इंडिकेटर होता है कि कहीं शुगर तो नहीं है। फिर चेक करने पे मालूम होता है जी शुगर हो गई है। कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ वो टेस्ट करवाते हैं जी शुगर चेक कर लें, पता चलता है जी शुगर हो गई है। कोई दोस्तों के साथ वैसे ही टेस्ट चेक कराया, फैमिली हिस्ट्री है तो शुगर 70 to 80% आपको कोई अलामत नहीं देती, सही, यानी कि आपको सिम्टम्स आते ही नहीं है। सिम्टम्स तब आते हैं जब कोई खुदा न खास्ता कोई पेचीदगी आ जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। महफूज कैसे रखना है अपने आप को इससे? महफूज रखने की सबसे मेजर चीज़ इसमें 4 चीज़ें जो लाइफस्टाइल में जो जिनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप अपने आप को शुगर जैसी या इससे रिलेटेड बीमारियों से बचा सकते हैं। कभी भी नहीं हो सकती अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं। लाइफस्टाइल में जो मेन चीज़ है वो आपकी खुराक है, और खुराक में भी ये है कि आपने बेसिकली ये बीमारी है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं आपके, जितनी बेकरी की चीज़ें हैं, जितनी आपकी रोटी चावल की फॉर्म में है, तो ये वाला जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको कम या लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें। इसके मुकाबले में आप अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल करें, चने लोबिया दालें वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, और रोटी का पोर्शन कम कर लें। हमारे यहाँ असल में रोटी गिन के लोग खाते हैं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम। रोटी ना हो तो पेट नहीं भरता। साथ में बिरयानियाँ खा भी ली एक प्लेट तो रोटी की तलब रहती है। क्या करें, क्या कभी कभी भी मत खाएं ये चीज़ें, बिल्कुल ही छोड़ दें? कम कर लेना। अगर जिनको तो शुगर हो चुकी है वो तो लिमिटेड अपने आप को करें, जिनको नहीं भी है और उनके इशारों किनारों में शुगर चल रही है या फैमिली हिस्ट्री है या वेट बढ़ रहा है तो वो ये चीज़ें कम कर लें। अगर ये चीज़ें कम कर लेते हैं तो उससे भी है कि आप अपना जो इंसुलिन रेजिस्टेंस या शुगर होने का प्रोसेस है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें ज़्यादा खा लें, जैसे नाश्ते में आप 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल कर लें, साथ में कोई दही का इस्तेमाल कर लें, कबाब जो शामी कबाब है वो ले लें, और इसके अलावा बेकरी की चीज़ जैसे ब्रेड है उसका इस्तेमाल ना करें। जो बेकरी की चीज़ें उनको तो टोटली अवॉइड करें। फास्ट फूड जो जंक फूड है उसको टोटली अवॉइड करें। दोपहर में सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, साथ में 1 से छोटी सी रोटी ले सकते हैं, शाम में भी इसी तरीके गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। तो इन चीज़ों से अपने पेट को भरने की कोशिश करें। दूसरा कंपोनेंट है फिजिकल एक्टिविटी, उसमें आ जाती है वॉक एंड एक्सरसाइज। अभी हमारे यहाँ होता है कि अस्पताल किसी भी चले जाए तो आपके पास लंबी लाइन कतार लगी होती है अस्पतालों में। अब किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ आपको कोई बंदा नज़र नहीं आता, कोई नज़र आते भी हैं तो बेचारे जिनसे वैसे ही घुटने ख़राब में बूढ़े लोग हैं, चला भी नहीं जा रहा। मस्जिद में भी चले जाएँ तो एक लाइन होती है, जो लोग बेचारे मुश्किल से बैठे होते हैं, जिनको चलना भी मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल एक्टिविटी ना होना भी आपकी शुगर की तरफ आपको लेके जा रहा है। इसके अलावा जो आजकल के दौर में जो इस सब चीज़ों से ज़्यादा खतरनाक है वो स्ट्रेस का एनवायरनमेंट। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद का ना पूरा होना, ये भी शुगर करते हैं। ये भी शुगर कर रहे हैं। Don't tell me। आपकी सपोज नींद आपकी प्रॉपर नहीं है, सारी रात मोबाइल पे या स्क्रॉलिंग करते गुजर गया है, रात 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर ऑफिस या जॉब पे जा रहे हैं, तो प्रॉपर नींद ना होना तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स का ख़राब होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शुगर ब्लड प्रेशर का प्रोसेस बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, और बिलावजह भूख और क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ना चाहते हुए भी आप वो चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं जो मैंने अभी आइडेंटिफाई की हैं। फिर उससे आपका वेट भी गेन होना स्टार्ट होता है, फिर आपको शुगर ब्लड प्रेशर, और फिर आप अपना केयर करना भी स्टार्ट खो देते हैं कि आपने को अपना ख्याल भी रखना है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, अपनी डाइट को मैनेज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, साथ में अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, नींद प्रॉपर लेते हैं, तो आप अपने आप को इन सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। यानी आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा भी है तो ये आपको बहुत स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा सोचना, बेचैन रहना, ये भी आपको डायबिटीज़ की तरफ बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो एक वाज़े तौर पे ये बात सुन लें कि अगर आपके लाइफस्टाइल का, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और आजकल का इन्वायरमेंट ही ऐसा हो चुका है, हर बंदा स्ट्रेस में रहता है, हर बंदा 24 घंटे सोचता रहता है, हर बंदे के सर पे परेशानियाँ, ये आपको अल्टीमेटली मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं। तो अपने लाइफस्टाइल के साथ आपको इन चीज़ों को भी मैनेज करना है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मली होता क्या है जी, दफ्तर से आए सर दर्द हो रहा है, आपने ऐसे 2-3 दिन यही रूटीन रह रही, डॉक्टर साहब मेडिसिन खा ली। इसी तरह कारोबारी अफराद हैं,
सर दर्द रहना, चक्कर आना, मतली की कैफियत होना, ये क्या हमें ये ट्रिगर करती हैं कि इससे कोई हम किसी बीमार, हमें तो हाई ब्लड प्रेशर का कोई पहले हिस्ट्री नहीं है तो हम समझते हैं कि नहीं हमारा ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी उतना ही ख़तरनाक है। सो कुछ सिम्टम्स ऐसे बताएंगे जो बड़े स्ट्रॉन्ग अलार्मिंग हों कि भाई आपको अब चेक कराना है डॉक्टर को। अच्छा, इसमें देखिए जो ब्लड प्रेशर के वाले से आपने बात की, अमूमन हमारे यहाँ लोग ब्लड प्रेशर तब चेक करते हैं जब सर दर्द होता है। अक्सर सर दर्द का आपकी जो हेडेक है, सर दर्द है, उसके साथ बीपी का कोई ताल्लुक खास नहीं होता। बीपी अगर आपका 180 से ऊपर वाला ज़्यादा जा रहा है और नीचे वाला 110 से अबव है तो फिर वो सर दर्द कर सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आप स्ट्रेस एंग्जाइटी में हैं, लाइक आपका किसी से गुस्सा, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप कुछ चल फिर के आ रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आपका वैसे ही बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है आपका, आपका, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक करें तो हो सकता है थोड़ा सा वैसे ही बढ़ा हो। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा लाइक बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। कोई डॉक्टर के पास जब क्लिनिक पे भी आता है, इवन जब मैं क्लिनिक पे भी पेशेंट आते हैं तो उनका बीपी चेक करते हैं, स्लाइड सा वो ज़्यादा होता है, इवन उनको बीपी का मसला नहीं होता। वो बेसिकली स्ट्रेस होता है, खौफ होता है जिसम में कि लाइक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या तशखीस करे, क्या बताए, जिसके साथ भी थोड़ा सा बीपी बढ़ सकता है। लेकिन सर दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ लोगों को अगर शुगर ज़्यादा रहती है, शुगर का मसला है, अच्छा। शुगर कम है तो उससे भी सर दर्द हो सकता है। ब्लड प्रेशर, हाँ जैसे मैंने बताया कि एक ख़ास हद से ज़्यादा जा रहा है, जैसे 180 और 10 की फिगर बताई है, तो उसके साथ भी सर दर्द हो सकता है। स्ट्रेस एंग्जाइटी भी हो सकती है, उसके साथ भी सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन हेडेक एक होती है, सर के एक साइड पे दर्द हो रहा है, साथ में मतली उल्टी वाली कैफियत हो रही है, अंधेरे में जाते हैं तो सर दर्द थोड़ा बेहतर हो जाता है, तो वो माइग्रेन हेडेक को इंडिकेट कर सकता है। अगर आपको सर दर्द एकदम बहुत शिद्दत वाला हो, लाइक उसके साथ आपको लगे कि ये पहले मुझे ऐसा सर दर्द नहीं हुआ और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। नंबर 2, इसके साथ आपको उल्टी मतली आ रही है तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा अगर आपको आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है और अब आपको लगता है कि चीज़ें सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, तो ये एक अलार्मिंग साइन हो सकता है। ये समटाइम ब्रेन हेमरेज का इशारा भी हो सकता है कि आपकी जो खून की शरेयान है दिमाग की, कहीं वो फट तो नहीं गई, और उस टाइम पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और करीबी डॉक्टर को। और आप बेहोशी गलूदगी वाली कैफियत में जा रहे हैं, आपका कोई बाजू या हाथ मूव नहीं कर रहा प्रॉपर, उसके लाइक उसकी जो पावर है वो पहले से कम महसूस हो रही है, तो ये इशारा कहीं आपको फालिज के अटैक की तरफ भी ले जा सकता है। या साथ में छाती में दर्द हो रहा है, वो जा रहा है, घबराहट हुई जा रही है, तो ये दिल के अटैक की तरफ ले जा सकता है। तो इसलिए इन सारे इशारों को पहचानें और प्रॉपर उस टाइम डॉक्टर, और ये बड़े खतरनाक हैं, अगर इनको आप इग्नोर करेंगे तो फिर एकदम से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, क्या ज़रूरी है कि हर शुगर वाले बंदे को हाई ब्लड प्रेशर होगा, या जिसको हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है उसको शुगर भी होगी? असल में ये दोनों बीमारियां आपस में कज़न है। अच्छा। और इनके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अच्छा। अक्सर लोगों को जब शुगर होती है, तशखीस शुगर की होती है, साथ में उनको 4 बीमारियां तोहफे मिलती हैं। एक उनमें ब्लड प्रेशर, एक उसमें कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर और यूरिक एसिड का मसला भी साथ में कर लें। तो ये सारी चीज़ों के पीछे जो मैंने बीमारी बताई ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। समटाइम बीपी किसी को हो भी सकता है, समटाइम नहीं भी हो सकता, लेकिन अमूमन ये साथ साथ आती है इस वजह से क्योंकि बीमारी पीछे इनके एक ही है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम। क्योंकि जिसको शुगर हुई है उसका मतलब उसका लाइफस्टाइल पुअर है, ख़राब है, इसी वजह से उसे शुगर हुई है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर भी बढ़ने के पीछे उसका जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब था, तो उसको शुगर हुई है, तो ब्लड प्रेशर भी उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोनों साथ साथ हो सकते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है, खात्मा कर सकते हैं आप इसका? बिल्कुल जी। अगर आप शुगर के वाले से, ये है कि मैंने तो हज़ारों लोगों की शुगर की दवाइयाँ और इंसुलिन छुड़वा चुका हूँ, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़। मैंने तो आज तक शुगर का ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा। मेरे अपने घर में एक पेशेंट है, मतलब 6 साल मेरी शादी को हो गए, मेरी मदर इन लॉ 6 साल से इंसुलिन लगा रही हैं, वो रिवर्सिबल कभी भी नहीं हुई। वो डॉक्टर के असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम 2 हैं। एक तो पेशेंट की प्रायोरिटी नहीं है कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, दूसरा डॉक्टर के एंड से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि वो लाइफस्टाइल के हवाले से उस तरीके से गाइड नहीं किया जाता। ज़्यादातर होता ही है कि पेशेंट शुगर का टेस्ट करवा के आया, HbA1c 9 है, 10 है, हाँ। अच्छा जी इंसुलिन के 4 पॉइंट्स बढ़ा दें, दवाई का ब्रांड चेंज कर दें, फार्मूला थोड़ा सा बढ़ा दें। कोई ये प्रायोरिटी नहीं है कि जो 4 कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं कि डाइट में क्या लेना है, एक लिखा लिखा है पेपर पकड़ा देना है कि इसको फॉलो करें, वो अक्सर मरीज खोलते भी नहीं है। वो अगले विजिट पे जाते हैं तो वो उधर ही पड़ा होता है। दूसरे नंबर पे फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से कोई जोर नहीं दिया जाता कि इसको साथ शामिल करें। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें तो इंसुलिन ऑलरेडी जिस्म में ज़्यादा बन रही होती है, और ये इंसुलिन की मुज़ाहमत का प्रॉब्लम है। इंसुलिन आपके जिस्म में ऑलरेडी ज़्यादा है, अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम करते हैं तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट कुछ फैक्टर्स वेरी करते हैं। वो पेशेंट जिनको सपोज क्रॉनिक प्रॉब्लम हो चुका है, उनका बीटा सेल्स जो होते हैं जो लबलबे के इंसुलिन बनाते हैं, अगर किसी के वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, काम करना वो ख़त्म कर
कर दिया है तो उस सिचुएशन में रिवर्सल मुश्किल हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है किसी का पहले ही वेट बहुत कम है, लाइक BMI उनका जो वेट कम साइड पे है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जिनको गुर्दे की दायमी बीमारी साथ में आ गई है, गुर्दे क्रोनिक किडनी डिजीज़ है साथ में, कोई और कोमॉर्बिड्स ऐसे हैं, तो उन सिचुएशन में हमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ वो रिवर्सल मुश्किल होता है। अदरवाइज जो नॉर्मल बंदा जिसका BMI ज़्यादा है, जिसको लबलबा जिनका सही मुझे काम कर रहा है, फॉर्मूला बता दें कि हमने डायबिटीज़ को, हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स कैसे करना है, मेडिसिन कैसे छूट सकती हैं, कोई जादुई टोटका हमारे साथ शेयर कर दें कि वो डायबिटीज़ के पेशेंट जो अरसा दराज से इसका शिकार हैं रिवर्स कर सकते हैं इसको। इसमें सबसे पहले ये है कि अपना एक टेस्ट होता है फास्टिंग C पेप्टाइड। ये टेस्ट बताता है कि आपका लबलबा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये खाली पेट नाश्ते से पहले टेस्ट, रात खाने के 10 घंटे के बाद ये टेस्ट होता है। अगर किसी का लबलबा इस टेस्ट से पता चल जाए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो लबलबा सही काम कर रहा है तो फिर तो आपको खुराक और लाइफस्टाइल से इसको ठीक करना है। कोई जादुई कहवा नहीं है, कोई जादुई मेडिसिन नहीं है जो एलोपैथिक यहाँ हर्बल वाले दावे कर रहे हैं, हकीम आके दावे कर रहे हैं। ये बीमारी है लाइफस्टाइल की। जब तक अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, आप मुंह से जो मर्जी खाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी हैरान कुन बात सुनी है, वॉक करें शुगर खत्म हो जाएगी, वाकई? वॉक करें लेकिन साथ खुराक भी ठीक करें, साथ नींद ठीक करें, साथ स्ट्रेस को मैनेज करें। ये चारों चीज़ें जब तक नहीं होती हैं एक लाइन में तो शुगर रिवर्सल इम्पॉसिबल है। और कोई कहवा या कोई भी जो हर्बल चीज़ें, वो सपोर्टिव रोल ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप करेले का पानी पी लें, करेले के छिलकों का पानी पी लें, इस तरह की बड़ी मैंने मिथ सुनी है। देखें ये सारी चीज़ें मैंने बताया ना कि सारी सिर्फ सपोर्टिव रोल है इनका, लेकिन मेन चीज़ है आपका खुराक, लाइफस्टाइल। अब मिसाल तौर पे 2 रोटियां सुबह हैं, 2 दोपहर हैं, 2 शाम है, साथ बिरयानी है, फास्ट फूड है, जितने मर्जी कहवे इस्तेमाल कर लें, जितनी मर्जी इस तरह की हर्बल चीज़ें इस्तेमाल कर लें, उनका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप सपोज अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, आप रोटियाँ कम करते हैं, चावल की मिकदार कम करते हैं, फास्ट फूड को, बेकरी आइटम्स बंद करते हैं, तो आपकी शुगर का प्रोसेस बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओबेसिटी जिनको है, कंफर्म है कि उनको शुगर होगी? हाई लाइकली है कि 90% हो सकती है, अगर है नहीं तो हो जाएगी। जिनका पेट निकला हुआ है, जिनका लाइक दिखने में मोटे नज़र आते हैं, तो उनको शुगर होगी। जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवा लें, उसमें पता चल जाएगा कि उनको अभी नहीं है तो 6 महीने बाद, साल बाद हो जाएगी। जीन्स का क्या रोल होता है? पेरेंट्स में है तो लाजम व मलजूम है कि आगे जाके बच्चों को भी होगी? जेनेटिक डिसऑर्डर जो है कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में होने का रिस्क होता है। अगर वो जैसे अब आपके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल ख़राब था, सपोज आपका भी वही रहता है, तो आपको शुगर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स का लाइफस्टाइल ख़राब, उनका बेहतर था, उनको शुगर नहीं थी, तो आपको भी कम चांसेस होगा। अगर वो जो डाइट आपके घर में आ रही है, अक्सर होता है कि हस्बैंड को शुगर होती है तो वाइफ को हो जाती है। अच्छा। हालांकि ट्रांसफर नहीं होने वाली, लेकिन वो ट्रांसफर प्लेट से होती है। लेकिन जो हस्बैंड खाना खा रहा है, बेगम ने भी वही खाना है, तो थोड़े अरसे बाद बेगम को हो जाना है, या बेगम को तो मियां को हो जाएगी। अगर उनकी प्लेट ठीक हो जाती है, खाने पीने की रूटीन ठीक हो जाती है, तो फिर आप अपने आप को बचा सकते हैं। वैसे हमारे एशियंस में थोड़ी सी शुगर होने का रिस्क ज़्यादा है, लेकिन वो यही है कि हमारा लाइफस्टाइल भी उतना ख़राब है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो हम अपने आप को टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। लाइफस्टाइल के साथ साथ मुझे लगता है कि हमें एक इसको ख़त्म करने के लिए ना एक डॉक्टर के साथ कनेक्शन, टाइम टू टाइम आपका चेकअप, एक दवाई जो आपने शुरू की वो साल आप लेते रहे, ये भी नुकसानदेह चीज़। इसमें होता ही है कि कोई रिलेटिव ले रहा है तो उसकी दवाई खा ली, कोई बाहर से आया तो वहाँ से कोई दवाई ले आया तो वो ले ली, बस देखा देखी दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। या फलां की शुगर ऐसी थी, उसने फलां चीज़ खाई तो उसकी ठीक होगी, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे पास एक पिछले दिन एक पेशेंट आए कि चाइना से ये दवाई मेरे लिए कोई लेके आए थी, वो एलोपैथिक मेडिसिन ही जो आम रूटीन में हमारे स्टोर से मिलती, बस उसमें चाइनीज़ में वो दवाई का नाम लिखा हुआ था। तो वो चाइनीज़ दवाई समझ के खाई जा रहे हैं और शुगर उनकी 350-400 पे जा रही है। अच्छा। क्योंकि ना वो प्रॉपर उसकी डोज ले रहे हैं, ना उनको पता है कि मैंने लेनी है या ले भी सकता हूँ कि नहीं ले सकता। और बाद में टेस्ट कराने पर पता चला कि उनकी बीमारी और तरह की थी और वो मेडिसिन उनको नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। तो ये आए रोज़ ये प्रॉब्लम आता है कि फलां ने यूज़ कर रहा था तो मैंने भी यूज़ कर ली। उससे क्या होता है कि हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक की ग़िज़ाई रहनुमाई डिफरेंट है। यानी कि सपोज हर एक का डाइट प्लान एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक के लिए मेडिसिन एक प्रिस्क्राइब नहीं हो सकती। कुछ दवाइयाँ जो आपका वेट गेन करवाती हैं, किसी का ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो वही दवाई इस्तेमाल करेगा, उसको और बढ़ जाएगा। कुछ दवाइयाँ जो वेट कम करवाती हैं, कुछ का वजन ऑलरेडी कम साइड पे है, अगर वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे तो उनका और वेट कम हो जाएगा। तो इसलिए हर एक की मेडिकल कंडीशन देखने के बाद, एक प्रॉपर डॉक्टर से एवेल्युएशन के बाद ये डिसाइड किया जाता है। ठीक हो गया। देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा? देखने वालों के लिए मैसेज ये है कि शुगर एक ग़िज़ाई और ख़ुराक की बीमारी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं, लाइफस्टाइल में जैसे मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं, इनको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़
आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इंसुलिन से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। शुगर की पेचीदगियों से तो आप बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन आप दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम स्पेशली बात करने वाले हैं, सीज़न चेंज होता है, ऑब्वियसली आपकी तमाम लाइफस्टाइल चेंज होता है, आपका उठना बैठना, आप कपड़े पहनने का अंदाज़। तो ऐसे में हम जो कुछ चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, आई थिंक वो बहुत मैटर करती हैं, आपके लुक्स में बहुत मैटर करती हैं। और आजकल तो लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कोई नहीं करता। सो आपके लुक्स में बहुत स्पेशल एक जो चीज़ है जिसको आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो आपका फेस तो है ही है, लेकिन उसके साथ आपके बाल, आपके बालों की कलर टोन क्या है, आपके बालों का हेयर कट क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने अपने बालों को कैसे बनाना है, संवारना है, बहुत मैटर करता है। अच्छा, समटाइम मुझे ये लगता है कि मैं मेकअप ना भी करूँ या कम भी करूँ, मेरे अच्छे से बाल बने हो तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। सो ये अपना परसेप्शन होता है, मुझे ये ऐसे लगता है। मैं कम भी मेकअप कर लूँ, एक लाइट सी बीबी क्रीम लगा लूँ, ब्लश ऑन कर लूँ, अच्छे से बाल बने हो तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। सो आपके बाल बहुत मैटर करते हैं। अब सवाल ये है कि ट्रेंड क्या है, आपको अपने बालों को अगर कलर कराना है तो किस तरह से कराना है, आपकी स्किन टोन, इसमें काइंडली ये मत करें कि मेरी फ्रेंड ने ये कलर कराया था फलां जगह से तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं जी, हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी है, हर बंदे को अपने कलर टोन के अकॉर्डिंग, बहुत गोरे लोगों के लिए बिल्कुल ही अलग से कलर होते हैं, सांवले रंग के जो लोग होते हैं उनके बिल्कुल अलग से, थोड़ी सी डार्कर टोन में जिनका फेस कलर होता है उनके लिए बिल्कुल अलग से कलर होते हैं। तो आज हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे जी। हमारे साथ हैं जी हेयर एक्सपर्ट जोन, जिन्होंने आज के शो में हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू। ट्रेंड सबसे पहले, क्योंकि हम ऑब्वियसली सोशल मीडिया फॉलो जो लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग चीज़ों पे हैं। सो हेयर के हवाले से ट्रेंड क्या चल रहा है? एक्चुअली अगर हम कलर की बात करते हैं तो कलर में इस टाइम जो है वो वन कलर, जिसको हम टिंट कलर बोलते हैं, वो इस टाइम इन है मार्केट के अंदर। बेसिकली पहले क्या होता था कि जिस तरह हम बालियाज करते थे या हाइलाइट्स करते थे या कलर बात करते थे या उम्रे करते थे, वो एक ओल्ड फैशन हो चुका है आजकल। क्योंकि एक तो समर्स हैं, गर्मियाँ हैं, रिफ्लेक्शन बड़ी मैटर करती है। अगर हम उम्रे कर देंगे या हाइलाइट्स कर देंगे तो आपने देखे होंगे अक्सर लोगों के बालों में जो है वो रिफ्लेक्शन वार्म कलर की आ रही होती है, वो बालों में चुभती है। कूल इफेक्ट वाले कलर्स करने चाहिए और इसके अलावा वन कलर में चाहिए। वन कलर इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है और वो बहुत सूट भी करता है। अच्छा, वन कलर में भी ना आप समटाइम आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे या हम भी कभी लोगों से मिले तो ऐसा कलर होता है कि आपको देख के लग रहा होता है ओहो ये क्या है। तो वन कलर में भी कुछ कलर टोन आप मुझे बताएंगे कि कौन सी बहुत ज़्यादा इन है? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से अब फॉर एग्जांपल मेरा कलर जो है वो डार्क है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है तो हम कभी भी उनको जो है वार्म कलर नहीं करेंगे, ठीक है। डार्क कलर जिसका है उसको हम कूल कलर की तरफ लेके जाएंगे। इसी तरह से अगर किसी का कलर फेयर है तो हम उसको वार्म कलर की तरफ से लेके जाएंगे। ये बड़ा रिफ्लेक्शन बहुत मैटर करता है। बेस अलग चीज़ होती है, रिफ्लेक्शन अलग चीज़ होती है। रिफ्लेक्शन जो हमें एक टोन टाइप नज़र आ रहा होता है, हम बालों को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल ब्राउन कलर के हैं और ब्राउन के साथ मुझे ऐश फील हो रहा है, कूल इफेक्ट फील हो रहा है, तो उसको हम बेसिकली कूल कहते हैं। अगर मुझे बालों में फॉर एग्जाम्पल एक वार्म शेड नज़र आ रहा है, लाइक गोल्ड का शेड नज़र आ रहा है, तो उसको हम वार्म कहते हैं। अच्छा, अब मुझे ना समटाइम ये लगता है कि कुछ जैसे ना कि हम डॉक्टर कहते हैं ना कि आपका एक्सपर्ट होना चाहिए, तो बाल आपके एक दफ़ा किसी ने ख़राब कलर कर दिए तो वो गए, फिर उसको आप बार बार भी ऊपर दोबारा से कलर करना चाहें तो जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता, और बैक टू बैक आप अगर करें तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही है। सो हेयर एक्सपर्ट का रोल क्या होता है? आप हर किसी से तो नहीं करा सकते अपने बालों को। बिल्कुल, देखें कलर ख़ास तौर पे एक थ्योरी है, एक नॉलेज है, एक एजुकेशन है। अब जो पुराना वक्त था उसमें लोग क्या करते थे कि देखते थे और काम सीख जाते थे, बट इस टाइम प्रॉपर एक एजुकेशन है। जिस तरह कोई डॉक्टर बनता है उसके लिए वो अपना टाइम लगाता है, देखिए ना, अगर हर बंदे को डिफरेंट कोई तकलीफ है, कोई मर्ज किसी को डिफरेंट लाहक है, अब हर किसी के बालों का टेक्सचर भी अलग। मेरे
बाल हैं बिल्कुल बारीक से हैं। बिल्कुल। मतलब अब इनके बाल हैं, मेरी प्रोड्यूसर साहब हैं, बहुत मोटे वाले बाल हैं, इनके बालों पे शायद कलर इतनी जल्दी नहीं आता, मेरे बाल फौरन कलर पकड़ लेते हैं। एक्चुअली आपके बाल जो हैं वो बेसिकली लाइट हैं और ये कमज़ोर बाल है बेसिकली, अच्छा बाल नहीं है। कलर जो इसके ऊपर जल्दी एप्लीकेशन आ रहा है, हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ये जल्दी लिफ्ट हो रहा है, इट्स मीन दिस इज़ नॉट गुड। जो सख्त बाल है उसमें जान है। बाल हमेशा 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कर्ली हेयर, मतलब जो बिल्कुल घुंघरियाला टाइप बाल होता है जिसमें कर्ल होता है, एक स्ट्रेट होता है, एक होता है नेचुरल स्ट्रेट। 3 तरह के बाल होते हैं। अब इनकी तीनों की क्वालिटी डिफरेंट हैं। अब लोग क्या करते हैं, जैसा अभी आप बता रही थी कि बाल एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक अनप्रोफेशनल बंदा इस पे कलर एप्लीकेशन कर देगा, उसके बाद उसके बालों को साइड इफेक्ट भी हो सकता है, बाल गिरना भी शुरू हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्री लाइटनर। प्री लाइटनर की जो रेशो है वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल आपके बाल लाइट हैं तो आप कहती हैं कि जॉन भाई मुझे आप कलर कर दें, मतलब कि मेरे बाल भी डैमेज ना हो, कट डाउन ना हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। सबसे पहले अगर मैं एक कलर टेक्नीशियन हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, आपके बालों को एनालाइज करूँगा, कंसल्टेशन करूँगा कि क्या मैं जो प्रोडक्ट लगा रहा हूँ इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप मुझे जिद करती हैं कि जॉन भाई नहीं कर दें, मैं कर तो देता हूँ, लेकिन उसके 15 दिन बाद आपके बाल गिरना शुरू हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा बाजुकत खवातीन के बाल टूट जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बेसिकली प्री लाइटनर का साइड इफेक्ट होता है। मेरा अपने एक दफ़ा एक्सपीरियंस ये रहा, मैंने स्ट्रीक्स करा ली और मेरे बाल वो इतने टूटना शुरू हो गए। जड़ों से ही टूट गए या दरमियान से टूट गए? बिल्कुल दरमियान से टूटना शुरू हो गए। मतलब मैं बाल ब्रश करती थी, अच्छे खासे नीचे बाल का ढेर लग जाता था। एक्चुअली उसके अंदर प्री लाइटनिंग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि जिसको हम ब्लीच पाउडर बोलते हैं। ब्लीच पाउडर निहायत ख़तरनाक है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट इस तरह के आ रहे हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां पड़ रही हैं। स्कैल्प के प्रॉब्लम्स, बालों का गिरना, इसके अलावा बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना। आजकल आप देखें बहुत कम एज के अंदर लोगों के, बच्चों के बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं। उसकी रीज़न यही कलर्स हैं। सबसे मैं तो मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं मैं तो उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हर्बल की तरफ जाएं, नेचुरल की तरफ जाएं, जो खुदा ने एक जिसमें फ़ायदे रखे हुए हैं उसकी तरफ जाएं। केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट ओब्वियसली उसका साइड इफ़ेक्ट है, हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट है। बट मेरे ख्याल से अगर एलोवेरा एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग कलर करते हैं ख़ास तौर पे और उन्होंने 1 कलर किया हुआ है या अपने ग्रे कवर करने के लिए कर रहे हैं, तो वो जो है वीक में 2 मरतबा जो है एलोवेरा जेल ओरिजिनल प्लांट वाला, मार्केट वाला नहीं, आप अपने घर में एलोवेरा लगाएं, उसका ओरिजिनल प्लांट लें, आप वीक में 2 बार जो है उसको लेंथनेंस रूट्स पे लगाएं, एप्लीकेशन करें 45 मिनट्स तक। उसके बाद आप शावर लें, आपके बाल बहुत अच्छे, बिल्कुल ग्लॉसिंग करें, आप बालों पे अच्छी तरह से ग्लॉसिंग करें। आप बल्कि अपने स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग तो स्किन पे भी लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसका अच्छा, ये तो अपने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सस्ती सी एक रेमेडी बता दी है। मेरे पास ऐसे कई टोटके हैं, देसी टोटके, और अच्छे इफेक्टिव, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके अच्छे रिजल्ट 100% अच्छा। एक और भी आपको देसी टोटका बता देता हूँ। जिनके बाल वाइट हो रहे हैं बहुत जल्दी और गिर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि आपने सरसों का प्योर ऑयल, देसी ऑयल जो है वो लेना है और उसके अंदर एलोवेरा ओरिजिनल प्लांट वाला जेल जो है वो इस्तेमाल करना है। 3 दिन आपने उसको धूप पे रखना है। ठीक है, उसका ढक्कन खोल के 3 दिन आपने धूप पे रखना है। हाँ, मिक्स करके, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद आप सर पे लगाएं। वह 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलेगा। 100%। डोंट टेल मी, वाइट बाल आपके कम हो जाएंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सीरियसली। मेरे खुद के बाल वाइट थे। वाह। तो अब ये हैरान और आपको पता है हमें सोशल मीडिया पे फॉरन फीडबैक मिलता है और अगर इसका मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आया मैं खुद आपको फोन करके थैंक यू इंशाल्लाह आएगा आपको। डोंट वरी, जबरदस्त। सो बैक टू द पॉइंट, कलर की तरफ आ रहे थे हम। क्या कलर बहुत खतरनाक होता है बार बार अप्लाई करना बालों पे? गैप कितना होना चाहिए? अमोनिया फ्री बेस्ट ऑप्शन है। अमोनिया फ्री उस तरह का साइड इफ़ेक्ट कलर नहीं है। मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी एक्चुअली आजकल लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनकी वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स इस टाइम काफ़ी सलोन्स पे। एक्चुअली सलोन्स वाले भी अनप्रोफेशनल हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, थ्योरी नहीं है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि हमने किस तरह के बालों को चेक करना है, किस बाल पे क्या लगाना है। बिल्कुल। तो कलर का ऑब्वियसली साइड इफ़ेक्ट है, बट अब ग्रे बाल हैं तो जाहिर बात है कलर तो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। बेसिकली जो कलर का टाइम है वो 35 मिनट्स है रूट टच का। रूट टच का ये मैं आपको थ्योरी
बता रहा हूँ जो हमें बताई जाती है या सिखाई जाती है, जो मैं आगे अपने लड़कों को लड़कियों को सिखा रहा हूँ। बेसिकली जिसके ग्रे हेयर हैं, वाइट कवरेज ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है रूट्स पे एप्लीकेशन टाइम 35 मिनट्स है, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। इसकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा बॉक्स कलर्स आप देख रही हैं मार्केट में इस टाइम जो है 20 रुपीज़ का भी कलर मिल रहा है, निहायत खतरनाक है और उससे बाल डैमेज हो रहे हैं, वो हद से ज़्यादा ही डैमेज हो रहे हैं। सही जी सही। सो आपको एक तो एक्सपर्ट के पास जाना है, और देखिए ना, अब समटाइम ये होता है सेम जगह से आप कलर कराएं, दो लोग डिफरेंट कराएं, मेरे बालों में कोई और कलर आ रहा है, दूसरे के बालों में सेम कलर अप्लाई किया, वो क्या वजह होती है? उसकी रीज़न ये है कि देखें, एक तो हमारा बालों का एक लेवल होता है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे इंसानों को एक लेवल दिए हुए हैं। अगर हम एशियन लोगों को देखते हैं, जिस तरह हम लोग हैं, एशियन हैं, तो हमारा जो लेवल है वो नंबर 4 पे है। अब नंबर 4 क्या है, जो हम अक्सर कार्ड शेड देखते हैं या बॉक्स पे लिखा हुआ होता है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, ये बेसिकली वो वाला नंबर है। अब नंबर 4 से लेके नंबर 5 तक, मैक्सिमम नंबर 5 तक जो है एशियन लोगों का कलर है। इसके अलावा 6 से लेके 8 तक जो है आप यूरोप साइड पे चली जाएं, जिनके लाइक गोरा, जितना बंदा ज़्यादा वाइट होगा उसका उतना ही कलर ब्राउन होगा बालों का। इंसान जितना उसका कलर ब्लैक होगा उतना ही बाल ब्लैक होंगे। आप अफ्रीका वाली साइड पे चली जाएं, वो तो बिल्कुल 1 लेवल के ऊपर है, बट पाकिस्तान में 1 नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और अब आपको बताएंगे कि किस एज में आपको हेयर कट कैसा रखना है, किस फेस की शेप डिफरेंट होती है ना। अब जैसे मेरा फेस थोड़ा सा लंबा है, तो मेरा हेयर कट कैसा होना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हेयर कलर अगर आप करा रहे हैं, अच्छा हमारे एशियन लिहाज से अगर आपने हेयर कट कराना है, मेरी कलर टोन है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे किस कलर में जाना चाहिए? एंड यस, ये भी माइंड में रखना है कि मुझे स्क्रीन पे आना है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग कौन सा कलर अच्छा होता है? आजकल कैरमल बहुत अच्छा लगेगा आपको, हनी कलर बहुत अच्छा लगेगा, ब्राउन कैरमल बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली ब्राउन की फैमिली है, ब्राउन की फैमिली में कैरमल भी आता है, डिफरेंट ब्राउन्स हैं, कोई एक ब्राउन नहीं है, बट लाइक ब्राउन की ही फैमिली में अगर आप रहेंगे तो लाइक बहुत अच्छा आपको सूट करेगा, स्क्रीन के लिए भी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अच्छा अब हेयर कट की तरफ आ जाए। ट्रेंडिंग क्या है, हेयर कट कैसे चल रहे हैं? खास तौर पर हम ना कुछ टीन एज वाली बच्चियों की बात करें, बड़ा उनका वो वाला टाइम पीरियड होता है, उनको होता है कि हमने अपनी लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सो कैसा है उनका हेयर कट? जो टीन एज बच्चियां हैं तो वो कहती हैं एक तो हमारी लेंथ शॉर्ट ना हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एक कट है ट्रांजिएंट लेंथ। ट्रांजिएंट लेंथ में क्या होता है कि आपको पूरे आपके हेड में लेयर्स मिलती हैं, वॉल्यूम मिलता है, नेचुरल वॉल्यूम बालों के अंदर, और आपकी लेंथ भी शॉर्ट नहीं होती। इसके अलावा कट है नेचुरल इन्वर्जन। ये इस तरह के कट हैं कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कट का क्या नाम है। अब नेचुरल इन्वर्जन बेसिकली न्यूज़ एंकर्स के लिए तो बहुत अच्छा हेयर कट है। नेचुरल इन्वर्जन, वो फ्रंट पे आपको लेयर्स दी जा रही हैं, और अच्छा मज़े की बात ये कि उससे भी आपकी लेंथ जो है वो शॉर्ट नहीं होती। अच्छा, ग्रेट। हाँ, इस तरह के हेयर कट्स काफ़ी इस टाइम हेयर कट्स हैं। इसके अलावा स्क्वायर लेयर्स है, ये भी एक बहुत अच्छा हेयर कट है, और ये वॉल्यूम वाला कट है। काफ़ी सारे हेयर कट्स हैं आजकल। अगर अच्छा, अब आपने सजेस्ट करना है ना किसी को, मेरे फेस के अकॉर्डिंग कौन सा जा रहा है, किसी का राउंड शेप में फेस है, उसको कौन सा सूट कर रहा है, तो किस तरह से? बहुत अच्छी आपने ये बात की है कि उनके फेस बहुत मैटर करता है। आजकल लोग कहते हैं कि हमारा फेस स्लिम नज़र आना चाहिए, बल्कि मैं खुद कहता हूँ कि मेरा फेस स्लिम नज़र आना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हमारा फेस स्लिम नज़र आना चाहिए तो उसके लिए हम 1 लेंथ भी करा सकते हैं। अब 1 लेंथ क्या होता है? 1 लेंथ बिल्कुल एक स्ट्रेट हेयर कट है, शार्प हेयर कट उसको हम बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमें जो है इससे ज़्यादा अपना फेस दिखाना है, स्मॉल करना है, तो हम उसको फॉरवर्ड ग्रेजुएशन की तरफ लेके जाएंगे। फॉरवर्ड ग्रेजुएशन क्या होता है? वो आपके बेसिकली फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं, इस साइड पे काम, इसको हम रेडियल बोलते हैं। ये थ्योरी का एक लफ्ज़ है, इस यहाँ से इस साइड से लेके इस साइड को हम रेडियल बोलते हैं। बेसिकली ये रेडियल पे काम हो रहा होता है। ये बहुत अच्छा हेयर कट है, फॉरवर्ड ग्रेजुएशन। चलें जी, ज़बरदस्त। और फिर 30s 40s में आपको अच्छे से बाल भी चाहिए, सो उसमें हेयर कलर और आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए?
देखिए इस तरह की सूरत हाल में जो है अगर हम हाइलाइट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि तब हमारे जो है ग्रे हेयर आना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त हमें जो है हाइलाइट्स की तरफ भी, बालियाज की तरफ, या फिर पेल लेवल पे अगर हम जाना चाह रहे हैं, 9 लेवल पे जाना चाह रहे हैं, 8 लेवल पे जाना चाह रहे हैं, उससे ये है कि हमारा जो है वाइट कवर जो है, ग्रे कवरेज जो है वो बहुत अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर हम हेयर कट की बात करते हैं तो ओबियसली उसके लिए हम ट्रांजिएंट लेंथ ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे ना यूजुअली कहा जाता है तेल ज़्यादा लगाओ बालों में, बाल लंबे हो जाएंगे, बालों को ज़्यादा स्ट्रेटनर ना करो, ये करो, ये चीज़ें वाकई बालों को डैमेज करती हैं? और ये जो आपकी होम रेमेडीज़ होती हैं, ऑयल ज़्यादा करना, दही अंडा लगा लो, ये कर लो बालों को, ये इफेक्टिव होती हैं? देखिए एक्चुअली जिस तरह से अभी आप बता रही हैं, आयरन खास तौर पे नहायत ख़तरनाक चीज़ है। तो हमारी तो मजबूरी है, अब इसका अल्टरनेट क्या करें? इसका अगर आप देसी चीज़ों में जाएं, देसी चीज़ें काफ़ी हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आयरन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम आयरन अपने बालों में यूज़ कर रहे हैं, हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। अब हमारे जब क्यूटिकल्स डेली बेसिस पे ओपन हो रहे हैं, हमारे बाल फ्रीज हो जाएंगे, फिर हम कैराटीन की तरफ जाएंगे, बोटॉक्स की तरफ जाएंगे, इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएंगे। अगर हम हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स चीज़ों की तरफ आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक मास्क मैं आपको बता रहा हूँ। आपने करना क्या है कि 1 टेबलस्पून आपने हनी लेना है, प्योर हनी जो है, देसी हनी जो है वो लेना है। इसके अलावा आपने 1 टेबलस्पून जो है रोज़ वाटर लेना है, पार्ट एग का वाइट पार्ट, ठीक है, वो लेना है। और इसके अलावा एलोवेरा ओरिजिनल वाला लेना है। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इनको अब एप्लीकेशन करना है अपने बालों पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आप हफ्ते में एक दफ़ा लें। ये एक मास्क है, नेचुरल मास्क। ये आपको प्रोटीन भी दे रहा है, शाइन भी दे रहा है और वॉल्यूम भी दे रहा है बालों के अंदर। ग्रेट, निहायत अच्छी चीज़। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपके नाजरीन को बता रहा हूँ। बिल्कुल, और इस पे कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ, महंगे ट्रीटमेंट आप जाके कराते हैं। ये सैलून जाना छोड़ देंगे, ज़बरदस्त। सैलून जाना छोड़ देंगे और सैलून वाली चीज़ उनको जो है घर में मिल रही है। बाल लंबे करने के लिए भी हमें कुछ बता दें, जो चाहते हैं उनके बाल लंबे हों, किस तरह होंगे? देखिए एक्चुअली एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि हम लोग जब अपने बालों पे ऑयल इस्तेमाल करते हैं या ऑयल लगा रहे होते हैं, हम उसको ज़ोर ज़ोर से पुश कर रहे होते हैं, लाइक ज़्यादा हम उसको हार्ड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल सरसों के ऑयल से बेस्ट ऑयल कोई भी नहीं है। अगर आप सरसों के ऑयल को और कोकोनट ऑयल को मिक्स करते हैं आपस में, और उसके अंदर आपने राइस का पानी जो है, ठीक है, आपने रात को पानी को जो है राइस को जो है पानी में डालना है, सुबह वो पानी जो है आपने ले लेना है और इन 3 चीज़ों को आपने मिक्स कर देना और हल्की आंच पे आपने गर्म करना है। ठीक है, वो आपने, इससे आपके बाल बिल्कुल झड़ना जो है ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात, एप्लीकेशन की बात मैं आपसे कर रहा था। एप्लीकेशन क्या है कि आपने अपनी फिंगर टिप्स पे ऑयल लेना है, ठीक है, ज़्यादा पुश नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा आपने अपने रूट्स पे एप्लीकेशन करना है, बहुत प्यार से, सॉफ्ट तरीके से। सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ज़ाहिर बात है हमारा बाल जो है वो कमज़ोर हुआ होता है। जब हम उसको ज़्यादा लड़ाई करते हैं उससे तो वो गिरना शुरू हो जाता है और हमें लग रहा होता है कि हमारे बाल बच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिन लोगों के बाल कर्ल्स हैं, वो चाहते हैं उनके बाल खुद नेचुरली स्ट्रेट हो जाए, उनको क्या करना है? नेचुरली स्ट्रेट नहीं हो सकते, ये कुदरती है। जिनके कर्ल्स हैं, अगर उन्होंने कैराटीन भी करा ली है ना, तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा वहीं हो जाएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। चलें जी, आपके अगर नेचुरली बाल ऐसे हैं, फिर आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट करा लें। आजकल तो ट्रेंड है कर्ली बालों का। आप जितने यंग लड़के देखें, सब आए हुए होते हैं कि जॉन भाई हमारा जो है कर्ल करते हैं। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा कि बार बार हम जो कहते हैं कि जी हम हेयर ट्रीटमेंट लें, हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएं, प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लें, ये बार बार रिपीट करना ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए अच्छा होता है? देखिए प्रोटीन एक अलग चीज़ है, ठीक है। प्रोटीन हमारी खाने की चीज़ों में भी है। एवोकाडो बहुत अच्छा एक फ्रूट है हर तरह के लोगों के लिए। बेसिकली हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि डाइट से अपने बाल, हाँ, समझ रही है ना, अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो उससे हमारे बड़ी चीज़ें जो है ना अच्छी हो जाएंगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। रही बात सैलून की, अब अगर फॉर एग्जांपल आप हर 3 महीने बाद सैलून जा रही हैं, कैराटीन करा रही हैं या फिर आप प्रोटीन करा रही हैं, तो इट्स मीन कि आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई इशू है, जिसकी वजह से आप दोबारा से उस सैलून पर आ रही हैं। वैसे मुझे लगता है कि अगर हमने कैराटीन कराया है और उसके साथ हम जो है ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 9 से 8 महीने के बाद जाना चाहिए। अगर हम हर 3 मंथ्स के बाद जाएंगे, हमारे उतने ही क्यूटिकल्स ओपन होते जाएंगे और उतना ही साइड इफेक्ट होता जाएगा। सही। और एक रीज़न और भी मैं आपको एक बता देता हूँ, शैम्पू जो इस टाइम मार्केट के अंदर मौजूद है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस शैम्पू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
हमारे टीन एजर जितने आजकल बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनका बहुत ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल करना और उसका गलत यूज़ है। शैम्पू आप हमेशा जो है एक तो हर्बल की तरफ आएँ, नेचुरल शैम्पू की तरफ आएँ, और उसके बाद उसको आप हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अच्छा। ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या है? कंडीशनर का इस्तेमाल। कंडीशनर लोग अपने स्कैल्प पे यूज़ कर रहे हैं, हालांकि कंडीशनर का यूज़ जो है वो लेंथ एंड एंड्स के लिए है, वो भी 1 से 2 मिनट आपने उसको मल्सीफाई किया और फ़ौरन वॉश कर दिया। लोग क्या कर रहे हैं, शैम्पू लगाने के बाद कंडीशनर भी अपने स्कैल्प पे लगा रहे हैं, उसके बाद बाल गिर रहे हैं। एक ये रीज़न भी, बाल गिरने की, झड़ने की ये रीज़न भी है। चलिए जी, आपने अपने बालों की हिफाजत खुद करनी है और इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने कलर वगैरह कराना है तो प्लीज़ आपने ये नहीं करना, इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। स्किन का कोई भी काम हो, आपके बालों का कोई भी काम है, आपने किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये चीज़ ख़राब हो गई, वो फिर आपका नुकसान ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। आपके जो नेचुरल चीज़ है वो कम अज़ कम फिर वापस नहीं आएगी, क्योंकि इसमें इतने तेज़ केमिकल होते हैं। थैंक यू सो मच जॉन, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।